गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 12th क्लास फिजिक्स का जो 3rd चैप्टर है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसके अंदर हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम क्या होता है और पोटेंशियोमीटर का हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कस किया था। तो उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। देखिएगा ये 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद 3rd चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज सैटरडे है तो इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल करते रहना। अगर किसी को दिक्कत है तो आप मंडे तक सबमिट कराना, अदरवाइज़ हम मंडे को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा पोटेंशियोमीटर के बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी हम पोटेंशियोमीटर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स, ठीक है, यानी 2 प्राइमरी सेल के ईएमएफ का हमें कंपैरिजन करना है। जैसे अगर एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ E2 है, तो उन दोनों सेलों के ईएमएफ को हम कैसे कंपेयर करें उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले ए पोटेंशियोमीटर कैन यूज टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल्स, यानी पोटेंशियोमीटर है, हम उसका यूज 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ईएमएफ जब कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हम सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों ये सर्किट डायग्राम है, देखिएगा सर्किट डायग्राम के अंदर क्या क्या है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये तो क्या है, पोटेंशियोमीटर का मेन पार्ट है, जिसके अंदर ये पॉइंट ए से लेके ये 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इस तरह से लगभग 1 2 3 4 5 6 यानी इस तक पहुंचते हमें 600 सेंटीमीटर, यानी ये 6 मीटर लंबा एक वायर है। ये भी बता चुके थे कि हम ये वायर किस मेटल किस एलॉय का बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है मोस्टली, ठीक है ना। इसके अलावा हमने बात की थी कि ये जो एलॉय है ये कॉन्स्टेंटन का भी हो सकता है। क्यों हो सकता है इसके बारे में भी हम बातें कर चुके थे। अब देखिए ये तो प्राइमरी सर्किट हो गया जिसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, एक कुंजी की यानी स्विच लगा हुआ है और एक रियोस्टेट RH लगा हुआ है। रियोस्टेट का मीन्स क्या होता है, हम इससे रेसिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखिएगा जिन 2 प्राइमरी सेल का आपको ईएमएफ निकालना है, मान लेते हैं पहला जो प्राइमरी सेल है उसका ईएमएफ E1 है और दूसरा जो प्राइमरी सेल है उसका ईएमएफ कितना है, E2 है। हम उन दोनों सेल को पॉइंट ए पर जोड़ देते हैं। भी ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया इस सेल का, ये सेकंड वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, यानी दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहाँ पर जोड़ते हैं, ए बिंदु पर जोड़ते हैं, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को हम एक 2 वे की से जोड़ते हैं। 2 वे की क्या होती है अगर उसके बारे में हम बात करें तो 2 वे की के बारे में बात करें बच्चों, ये जो डिवाइस है ये 2 वे की होता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, देखिएगा हम एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल इस वाले दोनों एंड पर, यानी ये वाले क्या होगी इस डायग्राम से बात करें तो एक A हो गया और एक B हो गया, यानी ये वाला A हो गया और ये वाला B हो गया, और जो मिडिल पार्ट है ये क्या हो गया, C वाला हो गया, जिससे ये वायर रेसिस्टेंस बॉक्स से और एक गैल्वेनोमीटर से निकल रहा है। यानी ये क्या होती है, 2 वे की होती है, यानी इससे हमने एक सेल का नेगेटिव जोड़ा है, दूसरे सेल का नेगेटिव इधर जोड़ा है, ठीक है, इसके बीच में स्पेस होता है। देखो अगर हम यहाँ पर की लगाते हैं, प्लग करते हैं, प्लग मतलब यहाँ पर इंसर्ट करते हैं इस की को, तो ये दोनों कनेक्ट हो गए, यहाँ से क्या हो गया, ये कनेक्शन हो गया। ये यहाँ पर देखो एक बीच में एक पार्टीशन होता है जिससे क्या होता है इधर का करंट इधर नहीं आ सकता, लेकिन जैसे हम इसमें प्लग की लगा देंगे तो इस प्लग की के थ्रू क्या होगा, करंट इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला वर्किंग में हो गया। अगर हम इसको उठा के इधर लगा देंगे तो ये दोनों टर्मिनल क्या हो गए, वर्किंग में हो गए।
ये रोल होता है, ये होता है ये सिंपल की होती है, ठीक है ना, जैसे ये वाली की लगी हुई है। इसमें क्या होता है कि अब ऑफ है, जैसे हमने प्लग किया अब ऑन हो गया, ठीक है। तो ये 1 वे और 2 वे की कहलाती है, ठीक है। अब देखिएगा, तो एक 1 वे की से रेसिस्टेंस बॉक्स गैल्वेनोमीटर से, और एक यहाँ पर ये जो L1 या J पॉइंट है, जो J पॉइंट आता है, हम मानते हैं J1 है और ये पॉइंट J2, ये यहाँ पर जोकी है, ये एक ही जोकी है। इसको 2 अलग अलग जगह हम यूज करते हैं, कैसे वो हम सर्किट डायग्राम में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, ए कांस्टेंट करंट इज मेंटेन इन द पोटेंशियोमीटर वायर AB बाय बैटरी थ्रू K एंड RH। यानी इस पोटेंशियोमीटर के जो वायर AB है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर एक बैटरी के द्वारा एक करंट मेंटेन किया जाता है, मतलब करंट फ्लो कराया जाता है। बैटरी भी जुड़ी होती है, एक की जुड़ी होती है, देखिए रियोस्टेट जुड़ा होता है। तो इससे क्या होता है कि इस वायर के अंदर एक कांस्टेंट करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ये वाला दे रखा है, ठीक है। लेट E1 एंड E2 आर द EMF ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स विच आर टू बी कंपेयर्ड। हम मान लेते हैं कि जो ये 2 प्राइमरी सेल हैं जिनका EMF हमें कंपेयर करना है, उनका EMF हम मान लेते हैं E1 मान लेते हैं फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का हम क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। इनको हम क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बोथ सेल्स कनेक्टेड एट ए एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद द 2 वे की एंड रेसिस्टेंस बॉक्स एंड गैल्वेनोमीटर। यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल है दोनों सेल के, वो तो क्या है, ए पर कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 2 वे की से, एक रेसिस्टेंस बॉक्स से और गैल्वेनोमीटर से होते हुए कहाँ पर कनेक्ट है, जोकी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिएगा, वर्किंग में हम और आगे बात करते हैं कि व्हेन प्लग की इंसर्ट, जैसे हम प्लग की इंसर्ट करते हैं, उस प्लग की को लगाते हैं बिटवीन A एंड C, यानी हम इन A और C यानी फर्स्ट वाले इस जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में प्लग की को इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है, देन सेल E1 इंट्रोड्यूस इन द सर्किट। यानी जैसे ही हम A और C के बीच में प्लग की लगाते हैं तो इस सर्किट के अंदर कौन सा सेल कनेक्ट हो गया, E1 सेल कनेक्ट हो गया। हमने E2 के साथ नहीं लगाया है, ठीक है, सिर्फ E1 को कनेक्ट किया है, हमने अपर होल में प्लग की लगाई है। तो E1 को क्या किया हमने, सर्किट के अंदर कनेक्ट किया है, यानी इंट्रोड्यूस किया है। नाउ जो कि J मूव अलोंग द AB टिल 0 डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, लेट लेंथ फॉर बैलेंस सेल E1 इज L1, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जैसे प्लग की लगाते हैं तो ये यहाँ पर जो जोकी है इसको यहाँ से रखते हुए इस तरह से मूव कराते हैं। जैसे हमने मूव कराया तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस वायर पे आगे की ओर मूव करा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0। यानी इस सेल के लिए हम यहाँ से जो भी कुछ भी लेंथ, जैसे कि वो L1 आ गई, उस लेंथ को नोट कर लेंगे कि फर्स्ट सेल के लिए जो L1 लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा होता है, एक मीटर स्केल लगा होता है, उससे हमें इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो आपको पता है कि अगर हम मान लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है वायर का, K है, तो फर्स्ट का EMF किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के, E1 के, ठीक है ना। तो E1 यानी EMF फर्स्ट सेल का किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, K L1 के, इक्वल टू K L1, यानी EMF प्रोपोर्शनल होगा L1 के। क्लियर। अब सेम प्रोसेस फिर वापस से करते हैं हम, किसके लिए, सेकेंड सेल के लिए। यानी प्लग की को अब हम यहाँ से हटा के और यहाँ पर लगाते हैं, B और C के बीच में, नीचे यहाँ पर लगाते हैं। तो अब क्या हो गया, E2 सर्किट में जुड़ गया, E1 सर्किट में नहीं है। अब वापस से हम जोकी को यहाँ से रखते हुए क्या करेंगे, इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, और हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जाके वो क्या हो गया, वापस से डिफ्लेक्शन 0 हो गया, जिसको हमने लेंथ को कितनी मान ली, L2। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो E2 है
उसके लिए कितना हो जाएगा, EMF E2 इक्वल टू KL2। वो फर्स्ट सेल के लिए हो गया और ये सेकंड सेल के लिए। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2, क्योंकि जो बच्चों K है वो तो क्या हो जाएगा, दोनों का कैंसिल। तो यहाँ से देखिएगा आप दोनों सेल का, जैसे फर्स्ट के लिए लेंथ 80 आई, सेकंड के लिए लेंथ आपकी 240 आई, तो इनका जो रेशियो हो गया EMF का वो कितना हो गया, 1:3 हो गया। यानी इस तरह से हम EMF को कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको किसी सेल का EMF ज्ञात करना है तो हम वो भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको जैसे एक सेल हम ऐसा यूज करेंगे जिसका हमें EMF पता है, ठीक है, तो हमें दूसरे सेल का अगर EMF ज्ञात करना है तो हम इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, तो आपको पोटेंशियोमीटर से किसी भी सेल का EMF भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से E2 कितना हो गया, E1 इंटू L2 अपॉन L1। इस फॉर्मूले से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके E2 की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। E2 तभी ज्ञात होगा जब आपको E1 की वैल्यू पता होगी। L2 और L1 तो हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रैक्टिकली। इस तरह से क्या होता है कि हम दो EMF का कंपेयर भी कर सकते हैं, यानी दो सेल की EMF का कंपेरिजन भी कर सकते हैं, और हम किसी भी एक सेल का EMF फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो EMF हम यूज कर रहे हैं किसका, जो बैटरी का, जो इस वाले सर्किट में यूज हो रही है ये वाली, इसका EMF बच्चों हमेशा इन दोनों सेल के EMF से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, तभी रीडिंग आती है, अदरवाइज रीडिंग नहीं आएगी। तो ये तो क्या हो गया कि हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा दो सेल का EMF कंपेयर कर सकते हैं। इसको अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस से देखिए, काफ़ी इजी है। अब देखिएगा सेकंड हम बात करते हैं कि सेल का EMF कंपेयर करने के अलावा हम पोटेंशियोमीटर को और किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है उसके बारे में अगर हम बात करें, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल बाई पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सर्किट डायग्राम हम कैसे कि वी कैन ऑल्सो फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एनी प्राइमरी सेल बाई पोटेंशियोमीटर। देखिए, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, वैसे तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और हमने पहले भी इंट्रोड्यूस करा दिया था कि प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जिनको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, यानी जो रिचार्जेबल नहीं है। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जैसे आप इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो सेकेंडरी सेल कहलाती है, यानी हम इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो देखिएगा, जब हम इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी सेल का, तो हम सर्किट डायग्राम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सर्किट डायग्राम के लिए ये तो पूरा पोटेंशियोमीटर हो गया, जो हमारा मेन पोटेंशियोमीटर है, ए और बी वायर हो गए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि एक सेल जिसका हमें इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है, उसके पॉजिटिव को हम ए से जोड़ते हैं, ठीक है, और नेगेटिव एक गैल्वेनोमीटर से होता हुआ, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से होता हुआ और जोकी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और इसी सेल के पैरेलल में हम क्या जोड़ते हैं कि रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं, ठीक है। यानी ये तो आपका मेन सर्किट हो गया पोटेंशियोमीटर का। उसके अलावा जो अदर सेकेंडरी सर्किट है उसके अंदर क्या होता है, जो सेल है जिसका हमें इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो हो गया, उसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ेंगे और इसका नेगेटिव है गैल्वेनोमीटर से होता हुआ जे, यानी जोकी पर जाएगा। अब रेसिस्टेंस बॉक्स के साथ एक की और यूज करते हैं हम K2, इसको अभी हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। हम इस सर्किट को रेसिस्टेंस बॉक्स को यूज नहीं करते, यानी K2 प्लग को हम इंसर्ट नहीं करते। तो फर्स्ट में क्या होता है, केवल सेल ही जुड़ा होता है, ठीक है ना, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल दैट इज EMF इज E, यानी जो सेल जिसका EMF E है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को
और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। कहाँ पर जोड़ते हैं, पॉइंट A पर जोड़ते हैं, यानी वो सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF E है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम किस पॉइंट पर जोड़ते हैं, A पॉइंट पर जोड़ते हैं। एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर G एंड जोकी J, ठीक है ना। और नेगेटिव टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर और जोकी से जोड़ा जाता है। क्लियर। ए रेसिस्टेंस बॉक्स आर मीन्स रेसिस्टेंस बॉक्स ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस सेल विद K2, और एक रेसिस्टेंस बॉक्स भी हम जोड़ते हैं सेल के साथ, किसके साथ, दूसरी कुंजी हम K2 का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये तो हमारा सर्किट अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना। अब वर्क कैसे करता है ये डिवाइस, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा कि व्हेन K1 इज क्लोज, यानी जब K1 की को हम प्लग करते हैं, क्लोज करते हैं, देन करंट फ्लो थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, तो केवल पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है। नाउ मूव द जोकी अलोंग ए बी बाय द कीपिंग K2 ओपन, यानी अब हम क्या करते हैं, इस K2 को ओपन रखते हैं, हम इसको हम प्लग नहीं करते हैं, इस जोकी को यहाँ A से लेके और इस तरह से मूव कराते हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो K2 को ओपन रखते हुए हम क्या करेंगे, L1 फाइंड आउट करेंगे। तो L1 के लिए क्या हो जाएगा, डी ई कितना हो जाएगा, के L1। ई यहाँ पर क्या है, उस बैटरी, इस सेल का EMF जो हमें यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा बच्चों, अब हम जो रेसिस्टेंस बॉक्स है उसका जो K2 है, यानी जो स्विच सेकंड है, उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर वापस से हम जोकी को स्लाइड करते हैं। अब यहाँ पर भी हम एक की इंसर्ट करते हैं, फिर यहाँ से हम स्लाइड करते हैं। तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि इस केस में जो लेंथ है वो कितनी आगे आपके पास है, L2 हो गई, ठीक है ना। तो उसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V = KL2। देखो यहाँ पर हमने EMF लिखा है और यहाँ पर हमने पोटेंशियल को यूज किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि EMF कब होता है, जब सर्किट ओपन होता है, यानी रेसिस्टेंस बॉक्स नहीं जुड़ा है। पहले केस में केवल K1 ऑन है, K2 को हमने यूज नहीं किया है। और V2 क्या होता है, जब रेसिस्टेंस बॉक्स जुड़ जाता है, यानी क्लोज सर्किट के लिए पोटेंशियल कहलाता है और ओपन सर्किट के लिए EMF। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ से E1 और E2 को हम कंपेयर कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, सॉरी EMF और पोटेंशियल को हम कंपेयर कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, L1/L2। अब देखिएगा बच्चों, आपको पता है अगर जो R है उस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, और उस सेल के अंदर जो करंट है वो कितना है, I है। तो आपको पता है EMF कितना होता है, IR। भाई EMF IR, R यहाँ पे टोटल कितना हो गया, कैपिटल R × R, ठीक है ना। और ओम के नियम से V क्या होता है, IR। तो हम EMF की और V की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा इक्वेशन थर्ड से E/R, I R+R/I से I कैंसिल हो गया, = L1/L2। तो हम इन दोनों रेशियो को लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा R1 + R/R = L1/L। यहाँ से 1/R, तो 1R से क्या हो जाएगा, कैंसिल, R/R। ये देखो इस तरह से किया है मैंने, एक स्टेप में बता देता हूँ आपको कि R/R + R/R = L1/L2। तो यहाँ से क्या होगा, इस R से R कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 1 आएगा, स्मॉल R/R = L1/L2। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से देखिएगा हम स्मॉल r को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस 1 को इधर ले आते हैं नेगेटिव में, तो स्मॉल R/R = L1/L2 - 1। यहाँ से इस r को इधर ले आए मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया, L1 - L2/L2। तो ये क्या हो गया बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। तो हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा आपको क्या करना है,
सुपीरियरिटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर टू वोल्टमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर का क्या एडवांटेज है, यानी वो क्यों सुपीरियर है किसकी बजाय, वोल्टमीटर की बजाय। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कि एक जो वोल्टमीटर है वो ज़्यादा बेटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाता है, या एक पोटेंशियोमीटर है वो ज़्यादा बेटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाता है, इसके बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सिंस पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द नल मेथड, ये नल मेथड क्या होता है, यानी आपने देखा होगा पोटेंशियोमीटर के अंदर हम रीडिंग तभी नोट करते हैं जब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो होता है। डिफ्लेक्शन जीरो का मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, इसका मीन्स हो गया बच्चों कि उस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तभी तो वो जीरो रीडिंग शो कर रहा है, यानी पोटेंशियोमीटर सर्किट से कोई करंट कंज्यूम नहीं करता है। सो इट नॉट टेक्स एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। सो पोटेंशियोमीटर सर्किट से कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, इसलिए जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो नहीं हो पाता है सर्किट के अंदर, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो पाता है, इसलिए वो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो लेकिन वोल्टमीटर में ऐसा नहीं होता, वोल्टमीटर कुछ करंट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में आपसे पूछा जाता है कि कौन बेटर ईएमएफ या इंटरनल रेसिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो आप क्या बताएंगे, पोटेंशियोमीटर। क्यों, क्योंकि पोटेंशियोमीटर नल मेथड पर वर्क करता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि पोटेंशियोमीटर सर्किट के अंदर से कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करता। हमने देखा था कि उसके अंदर क्या होता है कि हम रीडिंग तभी नोट करते हैं जब डिफ्लेक्शन कितना होता है, जीरो होता है, तो इसलिए क्या होता है वो नल मेथड कहलाता है, और पोटेंशियोमीटर बेटर होता है किसकी रेस्पेक्ट में, वोल्टमीटर की रेस्पेक्ट। तो बच्चों देखिएगा, इसी के साथ आपका थर्ड चैप्टर है वो फिनिश हुआ है। कल संडे तक अगर आपको कोई डाउट है आप सोल्व करना, मंडे को हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। देखिएगा, मैं यहाँ पर सिलेबस का एक बार पॉइंट डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। ठीक है, थर्ड चैप्टर से, ठीक है ना, आप बुक के अंदर वही टॉपिक को मेंशन करना है, आप पॉज करके देख सकते हैं। थर्ड चैप्टर में आपके ये टॉपिक है, ठीक है ना, और यहाँ तक इसके अंदर भी क्वांटिटिव आइडिया दे रखा है, यानी आपको इसका मैथमेटिकल नहीं करना है, क्वांटिटिव आइडिया मतलब इसका प्रैक्टिकल व्यू ही करना है। अब इसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप पहले ये जो पॉइंट्स हैं, जो जो टॉपिक है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया और स्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया, यही आप बुक में टिक करना है आपको। इसके अलावा ना तो जो पार्ट्स हैं उनको रीड करना है और ना ही उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं, क्योंकि ये अपडेटेड सिलेबस आया है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे बायो-सावर्ट लॉ पढ़ना है और एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ हो गया, ठीक है, एम्पियर लॉ हो गया, इसके एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, सोलेनोइड हो गया, इस फोर्स एंड मूविंग चार्ज ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फोर्स, इसको थोड़ा मैं देखिएगा यहाँ पे जूम कर देता हूँ, तो आप इसको पॉज करके और ये टॉपिक आप नोट कर लेना बुक में, या आप टिक लिख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।